हम यहाँ राज्यसभा की कार्य और शक्तियां पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि राज्यसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। तो इसके अंतर्गत हमने बताया था आपको कि जैसे प्रश्न पूछकर और कामरों को प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव लाकर, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाकर, ये तरीके हैं जिनसे वो राज्यसभा किस पर, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। अच्छा, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करने के ये जो तरीके हैं, ये सारे तरीके लोकसभा के पास भी है ना। तो लोकसभा को भी स्थगन, लोकसभा के जो सांसद है उनको भी स्थगन प्रस्ताव या कामरों को प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाने का अधिकार होता है, प्रश्न पूछने का अधिकार है। जैसे इनको वैसे ही उनको भी है, समझे ना। तो चूंकि वहां अब यहां पढ़ा दिया ना, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पढ़ा दिया आपको, जैसे स्थगन प्रस्ताव पढ़ा दिया, तो अब ये वहां लोकसभा वाले में हमने आपको पहले बताया भी नहीं था, अब भी नहीं बताएंगे, चूंकि यहाँ राज्यसभा में बता दिया गया है। जो राज्यसभा को है ये पावर, ये सारे के सारे पावर उनको भी है। तो आप ये भी जानेंगे कि लोकसभा भी इस तरह की कार्रवाइयां कर सकती है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाना, स्थगन प्रस्ताव लाना, प्रश्न पूछना, समझे। अब इसमें क्या है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण के और भी कई तरीके हैं। जैसे राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के पास दूसरे हथियार कौन से हैं कि आधे घंटे की चर्चा है। एक होता है धन्यवाद प्रस्ताव, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के तुरंत बाद उनको धन्यवाद देने के लिए लाया जाता है, उसको पारित कराना आवश्यक होता है। एक नियम 377 है, एक नियम 184 के तहत मामले उठाना, बहस करना। तो ये सब भी क्या है कि ऐसे हथियार हैं जिनके माध्यम से राज्यसभा मंत्रिपरिषद पर अपना कंट्रोल रखती है। मंत्री लोग डरे हुए रहते हैं राज्यसभा से, लेकिन इन ये जो तरीके हैं, इनको अक्सर आरएएस के एग्जाम या आरएएस से समकक्ष परीक्षाएं जो होती है उनमें पूछा जाता है। आपके ये जो लोअर ग्रेड के एग्जाम से, इनमें बस इतना ही है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव, इनके बारे में पूछा जाएगा। अच्छा, जैसे बात करें अपन अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, तो ये सभी लोकसभा से संबंधित है, राज्यसभा से इसका कोई संबंध नहीं है, तो इनकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। वो जो मंत्रिपरिषद आपको पढ़ाएंगे कि मंत्रिपरिषद का जीवन मरण कैसे होता है, तो उसमें आएंगे ये विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, तो उस पर चर्चा कर लेंगे। राज्यसभा से इन फैक्ट्स का कोई संबंध नहीं है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब आपको जैसे और वो भी पढ़ना है कि मुझे साहब आधे घंटे की चर्चा भी जाननी है, तो फिर आपको हमारा अभी इसके बाद आरएएस परीक्षार्थियों के लिए राज्यसभा का वीडियो डालेंगे हम, उस वीडियो में आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब आज हम आगे बात करेंगे कि राज्यसभा के दूसरे कार्य क्या है। तो जैसे राज्यसभा के कार्य व शक्तियां, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स और अपर हाउस, कुछ भी कह सकते हैं आप। अब इसमें देखो एक और कार्य है उसका, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखो भारत में राष्ट्रपति सबसे बड़े पदाधिकारी माने जाते हैं, भारत के प्रथम नागरिक है, इनके निर्वाचन में भी राज्यसभा का रोल है। अब ये कहां लिखा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54, वहां ये लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। तो उसमें जो जैसे 54 की बात करें अपन, तो क्या लिखा वहां पे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक गण, राष्ट्रपति के निर्वाचक गण, इसमें एक है लोकसभा, यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एलएस, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। एक लिखा वहां आरएस यानी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, एक लिखा है विधानसभाओं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऐसा लिखा है। तो यहां विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो यह आ रहा है ना, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब यहां आपको जानना क्या है, अभी जैसे राज्यसभा की सदस्य संख्या है 245, है ना,
अब 245 में से ये 2 कैटेगरी के मेंबर्स हैं, यहां 233 अलग कैटेगरी के हैं, 12 अलग कैटेगरी के हैं। ये मनोनीत कहलाते हैं, इनको राष्ट्रपति जी बनाते हैं। ये किसी चुनाव को फाइट करके नहीं आते यहाँ पर। जैसे रंजन गोगोई साहब है, उनको बनाया तो वो इस कैटेगरी के थे, हैं? जैसे MC मेरी कॉम है तो वो इस कैटेगरी की है, रूपा गांगुली है वो इस कैटेगरी की आती है। तो यहाँ पे एक तो मनोनीत हो गए, जिनको राष्ट्रपति बनाते हैं, मनोनीत करते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद की सिफारिश या योग है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करना होता है, वो उनकी इच्छा खुद की नहीं चलती। तो एक तो मनोनीत हो गए 12, एक हो गए 233 ये निर्वाचित। ये कहां से आते हैं? भारत की जो जितनी विधानसभाएं हैं, भारत में अभी 28 + 3 31 विधानसभाएं हैं जम्मू कश्मीर सहित। तो 31 विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी किनको निर्वाचित करते हैं? राज्यसभा के मेंबर्स को। ये 233 आदमी वहां से आते हैं चुन के विधानसभाओं से। तो ये तो निर्वाचित हो गए, ये मनोनीत हो गए। अब यहाँ अनुच्छेद 54 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, यानी सिर्फ इस कैटेगरी के सांसद भाग लेंगे, ये नहीं लेंगे। ये एकदम से ध्यान रखेंगे यहाँ कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है ना। भूपेंद्र यादव, ओम प्रकाश माथुर राजस्थान से हैं जैसे, है ना, भूपेंद्र यादव है, ओम प्रकाश माथुर है, जैसे किरोड़ी लाल मीणा है, मनमोहन सिंह है, ये तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, है ना। लेकिन रंजन गोगोई राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। MC मेरी कॉम नहीं भाग लेगी, रूपा गांगुली नहीं लेगी भाग। आप समझ गए? क्योंकि मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकता, ऐसा ही संविधान के अनुच्छेद 54 में लिखा है। पूछ ले कि भाई ये बात संविधान में लिखी है क्या कहीं? तो बिल्कुल अनुच्छेद 54 में लिखी हुई है। उसने लिखा है, अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है कि मनोनीत मतलब निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। इसका अर्थ ये हो गया कि भाई मनोनीत भाग नहीं ले सकते, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब आपको यहाँ क्लैरिटी क्या रखनी है? आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के कितने सदस्य भाग लेते हैं? 233 भी ऑप्शन रहे, 12 भी रहे, 245 भी रहे, 243 भी रहे। तो अपने को ध्यान रखना है 233 सदस्य ही भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, यही वोट देंगे राष्ट्रपति को, ये नहीं देंगे। अब ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है, मान लो अभी रंजन गोगोई साहब है, इनको किसने बनाया? अभी राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद साहब ने बनाया ना, मनोनीत उन्होंने किया ना भाई। ये तो पहले जज थे, जज से रिटायर हुए, हाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वहां से रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद इन्होंने कोई चुनाव थोड़ी फाइट किया, किसी विधानसभा के MLA या वहां के निर्वाचित सदस्यों ने इनका चुनाव थोड़ी किया, इनको तो डायरेक्ट राष्ट्रपति जी ने मनोनीत किया। तो रामनाथ कोविंद साहब का तो एहसान हो गया ना किन पर? रंजन गोगोई साहब पर। वो तो गोगोई साहब तो याद ही रखेंगे कि चलो कोविंद साहब बहुत अच्छे हैं, राष्ट्रपति जी उन्होंने मेरे को सांसद बना दिया। अब मान लो कोविंद साहब ये कार्यकाल है भी, जैसे ये पूरा हो जाता है और दोबारा वो चुनाव लड़ना चाहते हैं कि मैं तो एक बार राष्ट्रपति और बनूंगा, 2 बार रहूंगा राष्ट्रपति, तो वापस चुनाव लड़ेंगे ना। तो उनको मालूम है कि गोगोई साहब को तो मैंने बनाया, तो ये तो मुझे ही देंगे वोट। तो उनको क्या होगा? इसका बेनिफिट मिल जाएगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट गोगोई साहब को बनाने का। पहले राष्ट्रपति रहे, इस बात का बेनिफिट मिल गया। अब इनके सामने मान लो दूसरा कोई कैंडिडेट खड़ा है राष्ट्रपति के चुनाव में, मान लो अमिताभ बच्चन खड़े हैं। अब अमिताभ बच्चन खड़े हैं तो अमिताभ बच्चन को तो गोगोई साहब नहीं देंगे वोट, क्योंकि गोगोई साहब पर अमिताभ बच्चन का कोई एहसान ही नहीं है। लेकिन ये जो 12 व्यक्ति जिनको मनोनीत किया है, किन्होंने? कोविंद साहब ने, ये 12 के 12 कोविंद साहब को देंगे वोट के, हमारे को तो बनाया है इन्होंने। तो वो 12 का एक्स्ट्रा यानी अनुचित बेनिफिट कोविंद साहब को मिल जाएगा। तो फिर अन्याय किसके साथ हुआ? अमिताभ बच्चन के साथ हो गया ना। उनको 12 वोट तो सिर्फ इस कारण कम मिलेंगे, 12 व्यक्तियों के वोट तो, कि वो पहले राष्ट्रपति नहीं रहे, तो इसलिए उनके साथ अन्याय होगा। तो ये अन्याय नहीं हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में, इसलिए ऐसा प्रावधान रखा गया है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। तो राज्यसभा का एक कार्य हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन करना, राष्ट्रपति का निर्वाचन करना, ये ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन में ये हो गया। अच्छा, इसमें एक बात बता देते हैं आपको, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभापति का क्या रोल होता है? सभापति और उपसभापति,
ये भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं? देखो सभापति राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा, क्योंकि इसलिए भाग नहीं लेगा कि वो सदस्य नहीं होता है राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति जो होता है वो सदस्य नहीं होता है, तो नहीं होता है, तो सभापति कभी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा, जबकि वो राज्यसभा का एक तरह से अध्यक्ष होता है, वो सबका तो भी वो भाग नहीं लेता, याद रखेंगे। लेकिन उपसभापति भाग लेता है, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य होता है, वो एक सांसद होता है, सभापति सांसद नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे यहां पे। अब पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए उपराष्ट्रपति भारत के दूसरे नागरिक हैं, और इनके बारे में हमने पढ़ा था पहले। हमने आपको लोकसभा वाले वीडियो में पढ़ाया था इनको हटाने की प्रक्रिया, तो इनके निर्वाचन की प्रक्रिया अलग से, जैसे उपराष्ट्रपति का होगा टॉपिक, एक अलग से वीडियो आएगा। यहां इतना समझ लेते हैं कि राज्यसभा का इसमें क्या रोल है। तो देखो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेगा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में है। अब 66 में है, लेकिन आपके ये जो एग्जाम है, ये लोअर ग्रेड के एग्जाम्स है, इन एग्जाम्स में ये अनुच्छेद नहीं पूछा जाएगा कि ये जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेंगे, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद नहीं पूछा जाएगा। तो आपको सिर्फ यहाँ ये याद रखने की आवश्यकता है कि राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, बस अनुच्छेद की आवश्यकता नहीं याद करने की। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में देखिए लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य, ध्यान से देखिएगा इसको, लोकसभा और राज्यसभा, पहली बात तो ये दोनों ही भाग लेती हैं, इसमें राज्य की विधानसभाओं का कोई रोल नहीं है। एक फर्क तो ये हो गया राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। दूसरी बात ये क्या लिखा है, सभी, वहां क्या था, निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। अब सभी का मतलब क्या हुआ, राज्यसभा जिसे आरएस की बात करें, कुल सदस्य 245 है ना, 245 में आपके निर्वाचित वही 233, मनोनीत 12। तो क्या होता है कि ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमने आपको बताया था कि ये भाग नहीं लेते, लेकिन यहां उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी शब्द आ रहा है, तो सभी का मतलब ये भी आ गए, ये भी आ गए, यानी ये भी भाग लेंगे, ये भी भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे, निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। लोकसभा के मामले में भी यही है। अब लोकसभा में तो आप जानते हैं जैसे एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त हो गया, तो अब वहां तो सारे निर्वाचित रह गए। बस राज्यसभा ही एक ऐसा हाउस है जिसमें मनोनीत और निर्वाचित दो प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं, बाकी लोकसभा में तो एक ही प्रकार के पाए जाते हैं। तो वहां के तो वैसे भी सारे भाग लेंगे, यानी लोकसभा के राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अभी आज की तारीख में अपन ये कहेंगे, लेकिन राज्यसभा के मामले में क्या कहेंगे कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे, ये ध्यान रखेंगे यहाँ, जिसमें मनोनीत भी आ गए। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे रंजन गोगोई साहब है भी, अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो ये भाग लेंगे, उसमें तो वोट देंगे ये। और इसमें देखो इसलिए रखा गया कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये 12, इनको बनाते कौन है, राष्ट्रपति जी बनाते हैं। उपराष्ट्रपति का तो कोई रोल होता ही नहीं है। अब रोल नहीं होता तो इन 12 आदमियों पर उपराष्ट्रपति का कोई एहसान भी नहीं होता है। एहसान नहीं होता तो वो जब वापस मान लो वो वेंकैया नायडू साहब वापस चुनाव लड़ना चाहे उपराष्ट्रपति का, तो गोगोई साहब पे कोई एहसान नहीं है उनका, इसलिए वो जरूरी नहीं गोगोई साहब को दे ही सही वोट, समझे। तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने कोई एहसान इन पर किया हुआ नहीं होता है। इसलिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में तो इनको भी अधिकार दिया गया है कि चलो आप भी वोट दो। तो ये एकदम याद रखेंगे यहाँ कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी सदस्य भाग लेते हैं, बस ये फर्क है दोनों। अच्छा, इसमें चलो सभापति और क्या रोल है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, इसमें सॉरी हाँ, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में
जो उपसभापति होते हैं, देखो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो जो पहले से सभापति तो होते ही है, नया उपराष्ट्रपति बनता है तो पहले वाला कोई ना कोई तो होता ही है, नया बनने के बाद दूसरा हटता है, दूसरा बनने के बाद नया पहले वाला हटता है। तो अब जैसे सभापति का रोल क्या होता है इसमें, सभापति और उपसभापति, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में ये भाग नहीं लेंगे क्योंकि ये संसद के सदस्य नहीं है, यानी राज्यसभा के सदस्य नहीं है, और उपसभापति भाग लेंगे। जैसी राष्ट्रपति में स्थिति वैसी इन दोनों की यहां स्थिति, याद रखेंगे। सभापति न तो राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन में भाग लेता है और न ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, जबकि उपसभापति दोनों के निर्वाचन में भाग लेगा। लेकिन एक बात और शायद आपके दिमाग में नहीं आई होगी, मैं बता देता हूं यहां। अगर उपसभापति बाय द वे निर्वाचित नहीं है और मनोनीत है सदस्य, तो फिर क्या है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग ले लेगा ये, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में उपसभापति भाग नहीं लेगा, क्योंकि एज ए राज्यसभा के मेंबर ही तो वो भाग लेता है ना चुनाव में, मेंबर तो है वो, लेकिन वो मनोनीत मेंबर है। उपसभापति किसको बनाया हुआ है, मनोनीत सदस्य को बना दिया। उपसभापति तो कोई बन सकता है ना, मनोनीत को बना दिया तो फिर उपसभापति चुनाव में भाग नहीं लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति के में तो लेंगे, चाहे वो मनोनीत सदस्य, मनोनीत केवल सांसद ही है या उपसभापति है, दोनों कंडीशन में भाग लेगा। लेकिन अगर वो उपसभापति मनोनीत है तो चुनाव में भाग नहीं लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में, ये याद रखेंगे यार। इसकी चलो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये तो हो गया निर्वाचन वाली बात कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा का क्या रोल है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहां हम ये जानेंगे कि निर्वाचन के तरह ही जैसे विभिन्न पदाधिकारियों को हटाने में राज्यसभा का क्या रोल है। जैसे राष्ट्रपति को हटाना है, राष्ट्रपति को हटाने में भूमिका, या ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को हटाना, ये भी इसकी एक शक्ति है, ये पावर है राज्यसभा का, राष्ट्रपति को हटा सकती है। देखो आप, बहुत बड़ी बात है ये भाई, राष्ट्रपति भारत का सबसे बड़ा पदाधिकारी है, उससे बड़ी कोई पोस्ट नहीं है इंडिया में, भारत का प्रथम नागरिक, उसको हटाने में भी राज्यसभा का रोल है, तो है ना बड़ा काम इसके पास। तो राज्यसभा को राष्ट्रपति को हटाने का पावर है। तो अब इसको अकेली को तो पावर नहीं है, लोकसभा के साथ पावर मिला हुआ है, यानी पूरा का पूरा ही पावर इसके पास नहीं है। लोकसभा को भी आधा उसको और आधा इसको, दोनों को बराबर एकदम इक्वल स्थिति है यहाँ लोकसभा और राज्यसभा की, राष्ट्रपति को हटाने में। अब राष्ट्रपति को हटाने में क्या है कि महाभियोग कहते हैं, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं महाभियोग। क्या समझे, इंपीचमेंट कहते हैं इसको। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो वैसे विस्तार से मैं आपको पढ़ाऊंगा राष्ट्रपति के वीडियो में, बहुत अच्छी तरह से आपको समझाएंगे वहां कि कैसे वो प्रक्रिया अपनाई जाती है इसमें। यहां बस हम इतना ही जानेंगे कि यार राज्यसभा का रोल क्या है इसमें, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान रखें इसमें, जब आप सोचे यहाँ के साहब आपने पूरा बताया नहीं, तो वहां उतना ही बताएंगे इसमें कि राज्यसभा की जो अपनी ये शक्ति है उसके बारे में क्लियर हो जाए। अब जैसे राष्ट्रपति को हटाना है साहब, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग, इंपीचमेंट। अब इंपीचमेंट में क्या होता है, देखो राज्यसभा का रोल क्या है कि जो प्रस्ताव लाया जाता है ना राष्ट्रपति को हटाने का, पहले ने किसी को तो अगुवाई करनी पड़ेगी ना, तो जो प्रस्ताव लाया जाता है वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। पहले प्रस्ताव आरएस में भी लाया जा सकता है, में भी लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने का मतलब समझ रहे हो ना, कि हटाने का जो प्रस्ताव है, जो संकल्प है, वो पहले राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत करेंगे। आप समझे मेरी बात, यानी यहां लोकसभा के मामले में, मतलब राष्ट्रपति के मामले में लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति एकदम समान है। यार राज्यसभा को भी उतना ही पावर है जितना लोकसभा को है। यानी पहले हम शुरुआत राष्ट्रपति को हटाना, साहब कोविंद साहब को हटाना है, तो शुरुआत राज्यसभा से भी कर सकते हैं उसकी, कि चलो यहां प्रस्ताव लाते हैं।
एक तो प्रस्ताव राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। दूसरी बात, हटाने की प्रक्रिया क्या है? सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक। कम से कम है ये, कम से कम 2/3 मतलब कम से कम इतना तो होना चाहिए। 2/3 बहुमत से, सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अब इसमें समझना आप, ये तो क्लियर हो गया ना कि प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जा सकता है, शुरुआत वहां से भी कर सकते हैं। दूसरी बात, सदन के कुल, अब जब प्रस्ताव आ गया तो वहां उसे पारित होने के लिए कितना बहुमत मिलना चाहिए, यानी जब उस पर वोटिंग कराएंगे, वोटिंग तो होगी। महाभियोग प्रक्रिया में क्या होता है कि जब प्रस्ताव आ गया तो फिर उस पर वोटिंग होती है, मतदान किया जाता है। तो मतदान में अब जैसे कुल सदस्य है ना उसके, या इसको इधर समझे, जैसे 245 सदस्य है राज्यसभा के, आप समझ गए बात को। अब 245 के 2/3 बोल रहा हूं मैं। अब यहां पे ये मान लो आप कि जैसे 5 सीट खाली है। कितनी सीट खाली है? 5 सीट। भरी हुई सीट 240 ही है, 5 खाली। पोस्ट खाली हो सकती है ना, जैसे किसी ने इस्तीफा दे दिया, किसी की डेथ हो गई, किसी का कार्यकाल पूरा हो गया, वहां चुनाव नहीं हुआ अभी, तो वो खाली हो सकती है। 240, 245 कुल होती है ना, भरी है 240, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि जिस दिन वोटिंग हो रही है, मान लो 25 तारीख को वोटिंग हो रही है, या संविधान दिवस है 26 नवंबर को वोटिंग हो रही है यहाँ, ये मान लो कि यार 26 नवंबर संविधान दिवस है, विधि दिवस है, और चूंकि राष्ट्रपति को हटाया एक ही आधार पर जाता है, मालूम है आपको, अभी बताएंगे आपको डिटेल में आगे। वैसे संविधान की उल्लंघना के आधार पर, अगर उसने, राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, इस आधार पर हटाया जाता है, एक ही बेस होता है राष्ट्रपति को हटाने का, तो उस बेस पे हटाते हैं। तो संविधान दिवस है 26 नवंबर को, मान लो 26 नवंबर को ये कार्य किया जा रहा है, अब वोटिंग हो रही ना वहां, तो उस दिन क्या हुआ कि भाई टोटल जो ये तो 245 होती राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या, अभी भरी हुई है 240, 5 पोस्ट खाली है, किसी कारण से कोई मर गया, किसी ने इस्तीफा दे दिया। 240 में से ये मानो मतदान में जिस 26 नवंबर को कितने सांसद राज्यसभा की, वहां राज्यसभा की मीटिंग में जब ये काम हो रहा था हटाने का, वोटिंग की जा रही थी, उपस्थित थे, तो उपस्थित है मान लो 240 सांसद आए ही नहीं, आज तो विधि दिवस है, संविधान दिवस है, आज तो छुट्टी रखनी चाहिए, जबरदस्ती इन्होंने, सभापति जी ने यहाँ वोटिंग का रख दिया, आज कल ही हो जाता राष्ट्रपति का काम, तो कई लोग तो नहीं आएगा, हम तो नहीं आएंगे, साउथ वाले आए नहीं, हम आज नहीं आएंगे, संविधान दिवस है आज तो 26 नवंबर को कई लोग नहीं आए, 200 ही आए, वहां वोटिंग होनी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अब इसको पारित होने के लिए कितना बहुमत चाहिए, अब मान लो 102 सांसदों ने इसके पक्ष में मतदान किया, पक्ष में मतदान कितने कर रहे हैं सांसद? 102, 200 में से 102 आए, एक है ना, 200 आए कुल, 240 में से 102 ने फेवर में मतदान कर दिया। अब यहां पे ये जानेंगे आप, थोड़ा 1 मिनट ये बता दूं आपको, उपस्थित थे 200, किस वक्त? मतदान के वक्त, सॉरी, उपस्थित का मतलब है जिसे कार्रवाई शुरू हुई सुबह 11 बजे से, तो 11 बजे से कार्रवाई शुरू हुई ना, 11 से 4 बजे तक वाद विवाद हुआ, बहसबाजी हुई, कुछ सांसदों ने जिसे राष्ट्रपति जी का पक्ष लिया, नहीं कोविंद साहब बहुत बढ़िया है, इनको हटाना अच्छी बात नहीं है, इनकी कोई शिकायत नहीं है, इन्होंने किसी तरह का संविधान का उल्लंघन नहीं किया है। और जो हटाने के पक्ष में होंगे सांसद, वो बोलेंगे कि नहीं इन्होंने देखो इस तरह का काम किया है, संविधान की अवहेलना की है, संविधान के कानूनों का उल्लंघन किया है, राष्ट्रपति का तो कर्तव्य यही होता है, देश का सबसे बड़ा नागरिक होता है, वो ऐसा करेगा तो फिर दूसरों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। इस तरह के आरोप लगाएंगे कि देश की छवि, इससे राष्ट्रपति पद की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंची है, देश की छवि खराब हुई है दुनिया में, ऐसे कई
बहसबाजी होगी सांसदों में। ऐसे ऐसा नहीं कि प्रस्ताव आया चलो वोटिंग करो, पहले बहस होती है, पक्ष विपक्ष, यानी जो लोग इसके फेवर में होते हैं राष्ट्रपति के, वो राष्ट्रपति के पक्ष की बात बोलेंगे, जो राष्ट्रपति के खिलाफ होते हैं वो राष्ट्रपति के खिलाफ की बात बोलेंगे। तो बहसबाजी हुई 11 बजे शुरू हुई, जो शाम को चली 4 बजे तक। तो 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जो सदस्य वहां उपस्थित थे उन्हें कहते हैं उपस्थित सदस्य। तो ये 200 थे, समझे आप, 200 मेंबर, 200 सांसद राज्यसभा के उपस्थित रहे 11 बजे से 4 बजे। अब क्या हुआ, मतदान का समय आया 4 बजे बाद, तो मतदान हुआ ना, तो मतदान के समय ये मान लो 10 सांसद और आ गए, सुबह थे ही नहीं वो, जैसे साउथ के आए, तमिलनाडु के, केरल के, यार हमारी तो हवाई जहाज लेट हो गई, पहले सुबह वाली कैंसिल थी तो हम पहुंच नहीं पाए, तो वो शाम को पहुंचे, तो 10 और आ गए। तो ऐसे करके 210 लोगों ने मतदान में भाग लिया। 245 कुल सदस्य संख्या है ना। इसमें सभापति सम्मिलित नहीं है, याद रखेंगे। अच्छा, सभापति राष्ट्रपति को हटाने में भाग नहीं लेंगे। तो 245 कुल सदस्य और भरी हुई पोस्ट है 240, है ना, 5 खाली है। अब उपस्थित है 200, उपस्थित कितने हैं 200, उपस्थित का मतलब 11 से लेकर 4 बजे तक, और मतदान में भाग लेने वालों की संख्या है 210। मतदान में कितने भाग ले रहे हैं 210 सदस्य। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए, यहां सदस्यों की स्थिति मैंने आपको बता दी। अब यहां ऊपर लिखा, उस पर ध्यान देना होगा आपको। क्या लिखा है, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत, कम से कम, न्यूनतम 2/3, अधिक से अधिक तो कितना होता है, पूरा का पूरा भी हो सकता है, 100% ही बहुमत हो, कम से कम 2/3 तो चाहिए। तो कुल सदस्य शब्द लिखा है यहां, इस शब्द पे ध्यान देना होगा। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, यहाँ चक्री हो जाते हैं स्टूडेंट, पेपर सेटर यही घुमाता है। ये एक ऐसी लाइन है जो कई एग्जाम्स में मेरिट निर्धारण का काम करती है। यहाँ छटनी, ये शब्द ये छटनी कर देता है स्टूडेंट की यहाँ, इसलिए एकदम सही समझना इसको। वैसे राष्ट्रपति वाली महाभियोग का जो वीडियो उसमें विस्तार से बताएंगे, लेकिन यहाँ भी समझा रहे हैं आपको, तो यहाँ समझते हैं। कुल सदस्य लिखा है ना, कुल सदस्यों का मतलब है 245 से, यानी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत, यानी 245 का 2/3। एक मिनट, यहां 245 का 2/3। अब देखो, अगर यहां कुल के बजाय लिखा होता, मान लो कुल भी लिखा होता और यहां लिखा होता कुल से पहले तत्कालीन कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, तो तत्कालीन कुल सदस्य तो 240 ही माने जाएंगे, क्योंकि 5 खाली है पोस्ट। तो तत्कालीन कुल सदस्य लिखा होता है यहां पर, तो हम 2/3 निकालते 240 का, फिर 245 का नहीं निकालते। दूसरी बात, अगर यहां लिखा होता कुल के स्थान पर लिखा होता उपस्थित, यानी उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, तो हम फिर 200 ये उपस्थित, तो 200 का 2/3 निकालते। यदि यहां लिखा होता कि मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, कुल के बजाय क्या लिखा होता, मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, तो मतदान में भाग ले रहे हैं 210, फिर हम 210 का 2/3 निकालते। अगर यहां लिखा होता उपस्थित हुए मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, तो फिर हम इन दोनों का निकालते, दोनों का। अब दोनों मतलब, इसका मतलब समझे आप, उपस्थित हुए मतदान में भाग लेने वाले कितने हुए हैं यहां 210, दोनों में से जो ज्यादा है, दोनों में से जो अधिक है संख्या, वो उसका 2/3 निकालते, 210 का 2/3 निकालते। अगर यहां लिखा होता उपस्थित हुए मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3, लेकिन यहां क्या लिखा है, कुल सदस्यों का 2/3, तो कुल सदस्य 245 से 245 का 2/3 निकालते हैं यहां। 3 का भाग देंगे इसमें 245 में, तो देखो 3 8 24, 3 एकम 3 2 3 81.6 लगभग आए, तो 81.6 आ गए। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा लगभग 162, यानी ये हो गया आपके 163 हो गया, 163.3 हो गया, बराबर 164। ये कैलकुलेशन आएगी इसमें।
इसको इससे गुना करेंगे। देखो ये कैलकुलेट करेंगे ना, 245 का आप 2/3 निकालोगे राउंड फिगर में, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही होना है। तो राउंड फिगर में यानी ऐसा नहीं कि 163.3 आ रहा तो 163 लेंगे, उससे ज्यादा ही किया जाता है। तो 164 कम नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, ज्यादा हो सकता है, तो 164 आएगा। यानी ये जो 210 मत डाले गए ना वहां, तो 210 में से 164 मत कम से कम, ज्यादा कितने हो सकते हैं, 210 भी हो सकते हैं सारे के सारे, 200 भी हो सकते हैं, 180 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 164 मत इस प्रस्ताव के पक्ष में पड़ने चाहिए, तभी ये प्रस्ताव, महाभियोग का जो प्रस्ताव है, ये महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा से पारित हुआ माना जाएगा। और राज्यसभा से जब पारित होकर वहां जाएगा लोकसभा में, तो फिर वहां लोकसभा में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। वहां ये सदस्य संख्या बदल जाती है, वहां 245 है नहीं, तो वहां 543 हो जाते हैं। तो 543 का 2/3 निकालते हैं वहां पे, समझे, वहां 543 का 2/3 और यहाँ 245 का 2/3। तो यहां से पारित होने के बाद मान लो यहां रखा गया पहले, तो यहां से पारित होने के बाद वहां जाएगा, वहां भी पारित हो गया तो फिर राष्ट्रपति जी को हटना पड़ता है, ये होता है इसमें। और वैसे विस्तार से बताऊंगा मैं आपको महाभियोग प्रक्रिया, अभी बस शॉर्ट में समझ लो। और इसमें देखो एक में आपको क्लियर कर दूं, एक तो ये हो गया कि भाई राज्यसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, दूसरी बात लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, पहले वहां रखा गया तो फिर वहां से होने के बाद यहां आएगा, तो ये प्रक्रिया यहां भी अपनाई जाती है, यही प्रक्रिया वहां अपनाई जाती है। अच्छा, इसमें एक ये जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमने क्या लिखा है यहां, 245 सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग में, जबकि मैंने आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन या निर्वाचित गण के बारे में बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेगा, निर्वाचन में 233 ही भाग लेते हैं। वहां क्या लिखा है निर्वाचन के मामले में, कुल निर्वाचित सदस्य, ऐसा लिखा है राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यहां क्या लिखा है, राज्यसभा के कुल सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग में। तो कुल निर्वाचित सदस्य का मतलब तो हो गया, कुल निर्वाचित का मतलब तो क्या हुआ, कुल निर्वाचित सदस्य, समस्त निर्वाचित सदस्य, कुल निर्वाचित का मतलब हो गया 233, है ना, और कुल सदस्य का मतलब हो गया 200 कुल सदस्य का मतलब हो गया 245। यानी क्या समझे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन राष्ट्रपति को जब हटाना होता है तो मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। या एकदम फैक्ट लिख लेंगे, मनोनीत भी भाग लेते, मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं हटाने में, निर्वाचन में भाग नहीं ले रहे हैं। रंजन गोगोई साहब भाग नहीं लेंगे जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, लेकिन जब राष्ट्रपति जी को हटाया जाना है, चाहे कोविंद साहब को हटाया जाना है, कोविंद साहब ने इनको बनाया है, फिर भी अगर हटाने का मामला आता है ना, तो रंजन गोगोई भी वहां वोट डालेंगे। हो सकता है गोगोई साहब राष्ट्रपति जी के, कोविंद साहब के खिलाफ ही डाल दे तो डाल दे, अधिकार है इनको डालने का, समझ गए। तो मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति को हटाने में। दूसरी बात, सभापति भाग नहीं लेंगे, सभापति भाग नहीं लेंगे, क्योंकि इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये सांसद नहीं है, राज्यसभा के मेंबर नहीं है। तो उपराष्ट्रपति कहो या सभापति कहो एक ही बात होती है। तो कभी भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, कभी भी सभापति राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये याद रखेंगे। अच्छा, उपसभापति भाग लेता है कि नहीं लेता है, तो उपसभापति तो भाग लेगा, याद रखेंगे। उपसभापति भाग इसलिए लेता है कि उपसभापति क्या होता है, राज्यसभा का मेंबर होता है ना। हमने क्या कहा, राज्यसभा के कुल सदस्य सभी आ गए इसमें, तो सभापति उपसभापति मेंबर है, अब वो चाहे मनोनीत भी है तो भी भाग लेगा। वहां क्या था, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर सब उपसभापति भाग तो लेता है, लेकिन अगर वो मनोनीत सदस्यों में से बना हुआ है तो फिर वो भाग नहीं देगा। तो समझ गया, तो यहां पे क्लियर रहेंगे, मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, सभापति भाग नहीं लेते, उपसभापति भाग लेते हैं। ये राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में जो राज्यसभा का रोल है, उसकी जो भूमिका है वो जानेंगे, इसको याद रखना एकदम से। और आगे चलते हैं, एक बार आप शॉर्ट ले ले तो फिर मैं आगे बताऊंगा आपको।
चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो क्या देखा आपने, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाएं, 31 ही जो विधानसभाएं हैं वो सभी भाग लेते हैं, उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं सभी के, जबकि राष्ट्रपति को हटाने के मामले में केवल लोकसभा और राज्यसभा को ही अधिकार है। राज्यों की जो विधानसभाएं होती है वो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती, यहां ये ध्यान रखेंगे। अब एक है उपराष्ट्रपति को हटाना। उपराष्ट्रपति को हटाने में भी राज्यसभा का रोल है, और यहां क्या है देखो, राष्ट्रपति को हटाने में तो उसका भी 50% रोल है, किसका, लोकसभा का भी, और 50% रोल ही राज्यसभा का है, लेकिन यहां रोल इसका अधिक है उपराष्ट्रपति को हटाने में, किसका, राज्यसभा का। हमने आपको बताया था कि राज्यसभा के सभापति को कैसे हटाते हैं, ये प्रक्रिया मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे, एकदम विस्तार से मैंने बताया था कि सभापति को हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा, यहां से पारित होगा, फिर वहां जाएगा लोकसभा, उसकी सहमति होनी आवश्यक है, दोनों मिलकर हटाते हैं, लेकिन ज्यादा रोल किसका, राज्यसभा का। तो विस्तार से मैंने आपको बताया था सभापति को कैसे हटाते हैं, तो सभापति को हटाना कहो या उपराष्ट्रपति को हटाना कहो एक ही बात है, तो आप उसको देख लेंगे, इसलिए मैं यहां जरूरत नहीं समझ रहा हूं और अधिक और वापस उसको रिपीट करने की, वापस बताने की, आपको उसमें जाके देखना पड़ेगा, पिछले वीडियोस में है ये। तो राष्ट्रपति को हटाने में इसका क्या रोल है वो वहां आपको पता लग जाएगा। अब आगे चलते हैं, और भी पदाधिकारी हैं कि जैसे उच्चतम प्लस उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाना, एक ये भी है इसका पावर। उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाना। देखो उच्चतम न्यायालय तो भारत में एक है, दिल्ली में, पूरे भारत में एक ही है, सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं उसको, उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, उससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं भारत में, और भगवान के बाद दूसरा स्थान इसी का आता है हिंदुस्तान में, समझ गए। अब यहां ये तो हो गया एक। उच्च न्यायालय कितने भारत में, सभी राज्यों के उच्च न्यायालय हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के भी है। भारत में इस वक्त 25 उच्च न्यायालय है। 25वां जो उच्च न्यायालय जो भी बना था, कहां का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश का बना सबसे लास्ट में। तो 25 उच्च न्यायालय भी है, तो 25 ये और एक ये जो 6 न्यायालय है भारत में, 26 जो न्यायालय है, इनके कौन कौन से, चीफ जस्टिस प्लस अन्य जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश प्लस न्यायाधीश। भाई मुख्य न्यायाधीश एक होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो ये सभी जो है 26 यानी 25 उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और इनके अन्य न्यायाधीशों को हटाने में राज्यसभा का भी रोल होता है, इसको भी अधिकार है। ये बहुत बड़ी बात है, राज्यसभा के पास ये भी पावर है। तो इसकी प्रक्रिया समझेंगे कि जैसे हटाने का जो प्रस्ताव है कि जैसे जज को हटाना है या मुख्य जज को या प्रधान जज है उसको हटाना है, तो उसका जो प्रस्ताव होता है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी राज्यसभा में पहले लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है। एक तो ये बराबर इक्वल पावर हो गया, पहले कहीं भी लाया जा सकता है, पहले आरएस में भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसको भी वैसे महाभियोगी कहते हैं। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी महाभियोगी कहलाती है। इस महाभियोग की प्रक्रिया में थोड़ा सा राष्ट्रपति वाली महाभियोग की प्रक्रिया से ये अलग है, उससे थोड़ी, है ना, तो वो अलग है। तो बेसिक यहाँ आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, इतना ही बताएंगे कि राज्यसभा का क्या रोल है, क्योंकि बाकी तो हम जैसे हाई कोर्ट्स पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, तो उसमें आपको विस्तार से बताया जाएगा उस वीडियो में कि ये जो जज है इनको हटाते कैसे हैं, क्या आधार है, किस आधार पे तो इनको हटाएंगे, हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, अब तक कितनों को हटाया गया है,
ये सारी बातें उसमें चर्चा करेंगे। यहाँ बस इतना ही समझेंगे कि भाई राज्यसभा का रोल कितना है। तो राज्यसभा में भी उसको हटाने का प्रस्ताव पहले लाया जा सकता है, किसी जज को हटाना है, जैसे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश को हटाना है तो प्रस्ताव कहां लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है। दूसरी बात, पारित करने का क्या नियम है, देखो कुल सदस्यों के बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, ये नियम है। इसमें हमने राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए कितना बहुमत चाहिए, उसमें क्या पढ़ा था कि कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, और यहां है कुल सदस्यों का तो केवल साधारण बहुमत ही, और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में आपसे को पूछ ले कि भारत के किस पदाधिकारी को हटाने की प्रक्रिया सबसे जटिल है, तो वो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जटिल है। इनकी भी इतनी जटिल नहीं है जितनी उनकी है। तो राष्ट्रपति को हटाना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए भारत में आज तक किसी राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सका है। समझ गए। अब यहां कुल सदस्यों का बहुमत, इसका मतलब होता है, यहां समझेंगे, कुल सदस्य हमने बताया आपको 245, है ना। फिर बताया हमने आपको बड़ी पोस्ट कितनी, 240 हमने बताया आपको, ठीक है। फिर आगे चले, उपस्थित कितने हुए जिस दिन वोटिंग हुई, वोटिंग के दिन मान लो उपस्थित है 200, मतदान में भाग लिए जिन्होंने मतदान किया उनकी संख्या कितनी थी, 210, 10 सदस्य शाम को और आ गए वोटिंग के वक्त। सेम ये का ही अपन डेटा इसमें लेते हैं, जैसा हमने राष्ट्रपति में एग्जांपल के लिए लिया था, एक उदाहरण है ये। तो अब यहां पे क्या कह रहा है ये कि कुल सदस्यों का बहुमत चाहिए। कुल सदस्यों का बहुमत कितना हुआ, 245 का बहुमत यानी 123 हो गया ना, ठीक है। आगे चलेंगे, भरी हुई पोस्ट, तो यहां पे अगर कुल सदस्यों के बजाय लिखा होता तत्कालीन कुल सदस्यों का बहुमत, तो हम क्या होता है, तत्कालीन कुल सदस्य ये है, भरी जो पोस्ट है 240, 5 खाली है ना, तो तत्कालीन कुल सदस्य अगर लिखा होता तो फिर हम 240 का बहुमत निकालते। समझे आप, 240 का बहुमत नहीं निकालेंगे। अच्छा, बहुमत का मतलब समझिए ना, साधारण बहुमत यानी आधे से अधिक। बहुमत का मतलब क्या है, केवल बहुमत शब्द लिखा हो कहीं संविधान में, कई जगह आएंगे ऐसे पदाधिकारी जिनके हटाने की प्रक्रिया लिखी होगी, तो आप एक चीज ध्यान रखना, जहां केवल बहुमत लिखा है या साधारण बहुमत लिखा है, एक ही अर्थ होता है दोनों का। उसका मतलब ये हुआ कि आधे से अधिक, उसे कहते हैं साधारण बहुमत या बहुमत। तो अब इसमें क्या समझिए, दो कुल सदस्यों का बहुमत लिखा है ना, तो वो 123 होगा, आधे से अधिक। अब कुल तत्कालीन कुल सदस्य यहां लिखा ही नहीं, वो लिखा होता तो फिर हम इसका भी बहुमत कैलकुलेट करते, वो लिखा ही नहीं है। अच्छा, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3। अब देखो उपस्थित का 2/3 कितना हुआ, 200 का 2/3 निकालेंगे तो हो गए आपके 18, 2 बराबर 134 के लगभग आएगा ये, है ना। और इसका निकालेंगे इंटू 2/3, ये आएगा आपके 140। समझे, तो ये 134 आ गया और ये 140 आएगा। अब आप वापस आइए, नियमों में क्या लिखा है, नियम में ये लिखा है कुल सदस्यों का बहुमत यानी 123, एक तो ये शर्त पूरी होनी चाहिए। अब एक मिनट के लिए आप ये समझ लो कि जब वोटिंग हुई ना, कितने आदमी ने भाग लिया, 210 लोगों ने भाग लिया ना, 210 में से ये मान लो 100 मतलब 150 लोगों ने इसके फेवर में मतदान किया, प्रस्ताव के फेवर में। कितने लोगों ने मतदान में भाग लिया, 210 ने, उसमें से 150 लोगों ने इस जो जज को हटाने का प्रस्ताव इसके पक्ष में मतदान किया। 150 ने किया ना, पक्ष में
150 मत पड़े और विपक्ष में पड़े 60, कुल 210 पड़े। 210 में 150 सांसदों ने पक्ष में मतदान किया और 60 सांसदों ने उसके खिलाफ मतदान किया कि नहीं नहीं नहीं, जज साहब को नहीं हटाना चाहिए, बहुत अच्छे आदमी, जज साहब ईमानदार जज है, इन पे कोई लांछन नहीं है, तो ऐसे बकवास है, यूं ही आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे पक्ष वाले भी बोलेंगे, विपक्ष वाले भी बोलते हैं। तो पक्ष में पड़े 150, मतलब पक्ष का मतलब इसको हटाने के पक्ष में, या पक्ष का मतलब समझना, हटाने के पक्ष में पड़े 150, विपक्ष में पड़े यानी नहीं हटाने के पक्ष में पड़े 60, ऐसे करके 210 हो गए ना टोटल संख्या। अब यहां पे क्या हुआ, ऊपर लिखा कुल सदस्यों का बहुमत, यानी इसके अनुसार पहली शर्त तो पूरी हो ही रही है, अपने 150 आ रहे हैं नहीं, यहां कितने मत पड़े इसके पैर में, 150 आ रहा, तो ये शर्त तो पूरी हो ही रही, 123 चाहिए इसके अनुसार, पहली शर्त के अनुसार 123 मत इसके पक्ष में पड़ने चाहिए, तो वो तो पूरी हो ही रही, उससे काफी ज्यादा मिल रहे हैं मत। फिर दूसरी शर्त पूरी करनी है कि उपस्थित का 2/3 बहुमत, उपस्थित कितने हैं, 200, 200 का 2/3 134 होता है, तो 134 से भी 150 अधिक है, तो ये शर्त भी पूरी हो रही है अपनी। अब तीसरी शर्त लिखी है आगे यही, मतदान में भाग, मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, मतदान करने वाले 210 है, उसका 2/3 आता है 140, तो ये 150 है, तो ये शर्त भी पूरी हो रही है। तो जब ये 1 2 3 तीनों ही शर्तें पूरी होती है, उतने वोट उसके पक्ष में पड़ जाते हैं, यानी इतने वोट पड़ रहे हैं कि उससे ये शर्त भी पूरी होती हो, ये शर्त भी पूरी होती हो और ये शर्त भी पूरी होती हो, तो फिर वो प्रस्ताव पारित माना जाता है। यानी क्या माना जाता है कि जज को हटाने के लिए राज्यसभा ने अपनी सहमति दे दी है, समझे। तो अब मान लो अगर यहां 150 पक्ष में नहीं पढ़ते और पक्ष में पढ़ते है ना, 150 है ना, इसकी जगह पढ़ते, एक मिनट के लिए मान लो 130, तो क्या होता, ये एक पहली शर्त तो पूरी हो जाती है अपनी, 123 चाहिए, वो तो हो गए, लेकिन ये 134 वाली शर्त, ये शर्त यानी ये जो आगे वाली है ना, उपस्थित और मतदान करने वाला को 2/3 बहुमत, ये शर्त पूरी नहीं होती ना, तो गड़बड़ क्या होता मामला, फिर ये खारिज माना जाता प्रस्ताव, कि प्रस्ताव को जितना बहुमत मिलना चाहिए था पारित होने के लिए, उतना बहुमत मिला ही नहीं साहब। अगर 130 के बजाय इसके पक्ष में वोट पड़ते, 130 में तो क्या होता, 130 तो इसके पक्ष में पड़ जाते, और जो 80 है, 80 पड़ते इसके खिलाफ प्रस्ताव के, है ना, एक तो ये स्थिति होती। एक क्या होता कि प्रस्ताव के पक्ष में मान लो यहां पढ़ते 140, ये मान लो 135 पढ़ते, पक्ष में 135 पढ़ते ना, तो ये शर्त तो पूरी हो जाती पहली वाली, ये तो, और इसमें भी ये उपस्थित वाली शर्त पूरी हो जाती, क्योंकि 134 ही चाहिए, उधर 135 है, लेकिन ये शर्त पूरी नहीं होती, तो भी वो खारिज माना जाता प्रस्ताव, कि नहीं साहब, वहां राज्यसभा ने तो अपनी सहमति नहीं दी, समझ गए आप। अब कई बार ये भी होता है, जिसे यानी आप क्या समझेंगे, तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, इतना मतलब उसके पक्ष में इतने, उसके पक्ष में वोट पड़ने चाहिए, इतने वोट उसको मिलने चाहिए उस प्रस्ताव को पारित होने के लिए, तभी पारित माना जाता है, ये 3 शर्तें पूरी हो। कई बार क्या होता है, जैसे 210 है ना, यहां तो 200 है और यहां 180 रह जाते हैं। अब इसको समझना, एक बार मैं वापस समझाने के लिए मिटा रहा हूं, यहां 200 थे ना, यहां 180 रह गए, 180 का 2/3, 180 इसलिए रह गए कि 200 आदमी सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक उपस्थित थे, बहस में भाग लिया, लेकिन जब वोटिंग का मामला आया तो उठ के चले गए सदन से, हमें कोई वोट नहीं देना यार, न तो हमें पक्ष में देना न खिलाफ में देना, हम कौन सी बीमारी मोल ले, हमारी तरफ से तो सही भी है गलत भी है, इसलिए हम तो भाग नहीं लेंगे। कई बार ऐसी पार्टीज होती है जो वोटिंग के समय उठकर चली जाती है, तो क्या हुआ, 20 सदस्य किसी पार्टी के थे, मान लो एआईटीएमके के 20 मेंबर थे, 20 सांसद थे, उठकर चले गए राज्यसभा से, बहस में तो भाग लिया ना, उपस्थित तो थे वो, लेकिन वो वोटिंग के समय अनुपस्थित हो गए, वोट नहीं डाला उन्होंने, या थे भी सही तो वोट में भाग नहीं लिया, वोटिंग में भाग नहीं लिया उन्होंने, मतदान नहीं किया, तो मतदान करने वाले 180 रह गए। तो अब यहाँ 180 का 2/3 चाहिए, क्या लिखा है, मतदान करने वाला का 2/3, तो कितना हुआ 120 हुआ ना। अब मान लो वहां 135 पढ़ रहे हैं ना, 150 नहीं पढ़े, 135 पढ़े, तो पहली शर्त तो पूरी हो ही रही है, 180 वोटिंग, 180 आदमियों ने वोट डाला, 180 में से 135 लोगों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया कि ठीक है
इसमें क्या करेंगे, 135 ने इसके पक्ष में डाला ना, 180 में से 180 वोट पड़े ना, उसमें से 135 ने इसके फेवर में मतदान किया। किसके फेवर में? प्रस्ताव को पारित करने के फेवर में, उसके कि भाई हटना चाहिए जज, इस बात का उन्होंने, उस बात के लिए वोट दिए उन्होंने। तो 135 डले ना। अब देखो 135 फिगर से अपनी पहली शर्त पूरी होती है ये वाली, और ये 123 ही चाहिए, उधर 135 है। ये दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है, उपस्थित का दो दिया, 134 चाहिए, तो 134 नहीं, अपने पास तो 135 आए हैं। अब इधर क्या है, मतदान करने वालों में तो 120 ही चाहिए, तो उससे तो काफी ज्यादा फिगर आ रहा है। तो उस कंडीशन में, यानी अगर मतदान करने वाले सदस्य उपस्थित सदस्यों से कम है, तो फिर 135 में ही वो पारित माना जाएगा प्रस्ताव। समझ गए? आ गया समझ में? वैसे मैं आपको जब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय पढ़ाऊंगा तो इनके महाभियोग की प्रक्रिया को बहुत विस्तार से प्रैक्टिकल में करके बताऊंगा। अभी बस इतना ही पढ़ेंगे। इतना पढ़ा हमने तो क्या समझा कि राज्यसभा को भी पावर है इन जजेस को हटाने का। कौन से जज? और नहीं, जिला न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, इनको अगर हटाना है, आज राजस्थान के किसी जज को हटाना है, तो फिर पावर संसद के पास है, संसद ही भाग लेती है। अब संसद में दो भाग हो गए, लोकसभा, राज्यसभा। तो पहले लोकसभा में रखो प्रस्ताव या राज्यसभा में रखो। राज्यसभा में रखा तो राज्यसभा में इससे इस बहुमत से पारित होना चाहिए, फिर वो लोकसभा में जाता है। लोकसभा में सेम एक ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। दोनों सदनों से जब इस प्रकार इस बहुमत से पारित हो जाता है, तो फिर राष्ट्रपति को हटाया जाता, उसको जज को हटाया जाता है। समझ गए? तो ये इसकी प्रक्रिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें ये जानेंगे, पहली बात, इसमें सभी सदस्य भाग लेंगे वोटिंग में। मनोनीत का या जैसे किसका, निर्वाचित का कोई भेद नहीं है यहाँ। मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं, इसको जज को हटाने में, ये ध्यान रखेंगे। और सभापति तो भाग लेंगे नहीं, क्योंकि सभापति इसके मेंबर नहीं है, सदन के, राज्यसभा के मेंबर नहीं है ना। राज्यसभा में ये बड़ी बीमारी है कि उसका सभापति उसका मेंबर नहीं है, तो वो कभी चुनाव में न तो बनाने में भाग लेता है, न उनको हटाने में भाग लेता है। तो सभापति भाग नहीं लेगा, उपसभापति भाग लेगा, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक भारत में अति महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। वैसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में आपको विस्तार से अलग से वीडियो डालकर पढ़ाएंगे, लेकिन यहां थोड़ा राज्यसभा का क्या रोल है उसके मामले में वो जान लेना आवश्यक होगा। तो देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। तो ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं, इनका वैसे कार्य क्या होता है, शॉर्ट में बता दूं मैं आपको। सरकार का जो पैसा होता है, सरकारी जो धन होता है, उस पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इस बात की निगरानी ये रखता है। यानी कैसे कि जैसे मनरेगा के लिए पैसा जारी हो रहा, सरकार से मनरेगा में खर्च होना चाहिए, ऐसा नहीं उस पैसे को मध्याह्न भोजन में खर्च कर दिया। एक तो बात ये हो गई। दूसरा ये भी होता है कि जो पैसा खर्च किया जा रहा है मनरेगा में, वो नियमानुसार होना चाहिए। नियम ये है कि अधिकतम जो मजदूरी होगी वो 220 रुपए देंगे, एक लेबर को 220 देंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी मजदूर को मान लो वो सरपंच का खास है मिलने वाला, या चुनाव में उसकी हेल्प की, तो कि मैं तो इसको तो 500 रुपए की रेट से पेमेंट करूंगा। अगर 500 की रेट से पेमेंट कर दिया तो उसने नियमों का उल्लंघन किया, तो फिर ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या होता है, उस सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, जिसको CAG कहते हैं शॉर्ट में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑफ इंडिया, ये जो होते हैं इनका कार्य समझ गए ना, सरकार के पैसे की निगरानी रखना। मतलब ये चौकीदार है सरकारी धन का, राजकोष का।
तो ये काम होता है इसका। तो अब इसकी नियुक्ति वैसे राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन हटाने में संसद का रोल है, संसद हटाती है। तो संसद हटाती है तो राज्यसभा भी संसद का पार्ट है, तो राज्यसभा का भी रोल है इसमें। अब संसद कैसे हटाती है? जैसे उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, वैसे के वैसे ही इसको हटाया जाता है, बस कोई फर्क नहीं है। तो अब आप समझ गए, अभी मैंने आपको बताया उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है, राज्यसभा में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है या लोकसभा में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो समझा दिया। वो वैसे के वैसे इसके मामले में अपनाई जाती है, यानी जैसा रोल राज्यसभा का उसको हटाने में है जज को, वैसा ही रोल इस सीएजी को हटाने में है।